उठाया है CAPF का 2024 का, क्लियर। और साथ में CSC के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। ओके, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 से। सो अब इस पे फोकस करो, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1, the finance commission used feasible effort as criterion for horizontal devolution unlike 14th finance commission। अब देखिए ना, 15th finance commission used feasible effort। feasible effort मतलब जब भी वो horizontal devolution करता है पैसे, जब फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर, जैसे मैंने बोला था ना पॉलिटी में 280 में, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन आता है, ठीक है। वो आपको डायरेक्शन देता है कि सेंटर और स्टेट में कितना कितना जो रेवेन्यू है वो शेयर होगा, है ना, ठीक है। तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है, क्लियर। जैसे वर्टिकल में आपका, जैसे मैं अगर इसकी आत्मा समझानी हो इस टॉपिक की, तो वर्टिकल जो डेवोल्यूशन होता है, डेवोल्यूशन का मतलब आप जब शेयर करते हो, सेंटर और स्टेट मिलके जब शेयर करता है आपने रिसोर्सेज या रेवेन्यू जो जनरेट किया टैक्सेस या नॉन टैक्सेस से, ठीक है। तो वर्टिकल में सेंटर और स्टेट इसमें कितना कितना बटेगा, आपस में कितना कितना बांटेंगे, उसको वर्टिकल डेवोल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। सेंटर से नीचे को कितना पैसा आएगा, है ना। और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में आपका, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, स्टेट 1 को कितना मिलेगा, स्टेट 2 को कितना मिलेगा, स्टेट 3 को कितना मिलेगा, है ना, स्टेट 4 को, स्टेट 4। तो इसको वो करने के लिए, इसको शेयर करने के लिए, है ना, ये डिसाइड करने के लिए कि किसको कितना दिया जाएगा हिस्सा, तो उसके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, सेट कर रखे हैं फाइनेंस कमीशन ने, ठीक है। उसमें से एक है आपका फीजल एफर्ट, कि कोई स्टेट टैक्स कलेक्ट करने के लिए कितने एफर्ट मारता है ना, कितना सीरियस है वो, ठीक है। उस बेसिस पे एक पॉइंट्स होते हैं, उनको नंबरिंग दी जाती है ना, उसको पॉइंट्स मिलते हैं और एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ठीक है। वो चीज जो वेल परफॉर्म करेगा उसको अच्छे से अच्छा, मतलब अच्छा अमाउंट ऑफ शेयर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देखो आप, अब ये बोलो ना, ये देखो ना आप, 15 फाइनेंस कमीशन यूज्ड फीजल क्राइटेरिया एज ए क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, है ना, ये स्टेटमेंट सही है आपका। नेक्स्ट आप, बोथ 14 एंड 15 फाइनेंस कमीशन यूज्ड प्री 2011 डेमोग्राफिक वेरिएबल एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। अब देखो ना, 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है ना। अब देखो 14 फाइनेंस कमीशन जो है वो 2011 से पहले भी तो था ना, ठीक है। और 15 फाइनेंस कमीशन अभी रिसेंट वाला है, ठीक है। तो जो 14 फाइनेंस कमीशन जो था वो 1971 वाला सेंसस यूज करता था, और जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो कौन सा यूज कर रहा है, कौन सा कर रहा है, 2011 वाला, है ना। तो इसमें क्या बोला है देखो, बोथ 14 एंड 15 और 2011 का यूज कर रहे हैं, तो ये गलत है या सही है स्टेटमेंट, गलत है ना, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। burden of tax on a commodity is independent of who it is explicitly imposed upon, ठीक है। और सेकंड वाला, burden of tax on a commodity depend on slope of demand and curve, ठीक है। डिमांड सप्लाई वाली कर्व पे करता है burden of tax। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, एनीवन। देखो ना, जब भी GST लगेगा या आपका टैक्स लगेगा, तो गवर्नमेंट देख सोच समझ के लगी ना डिसीजन, कि कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है, कितना मार्केट में आ रहा है वो, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, ट्रू है ना। तो ये चीज है, ये वाला सही ऑप्शन है ना, हमेशा डिमांड और सप्लाई का को कंसीडर करता है वो चीज, क्लियर। तो कितना इजी स्टेटमेंट है ये। सेकंड आपका, बर्डन ऑफ टैक्स ऑन अ कम्युनिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हु, जैसे GST लगाया, अब गवर्नमेंट ये थोड़ा ना सोच के लगाती कि मैं अंबानी से इतना GST लूंगा बिस्किट के पैकेट में, और गरीब से गरीब से इतना लूंगा, है ना। ये नहीं करती डिसाइड, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा ही रिग्रेसिव टैक्स होता है, ठीक है। वो उसको कोई किसी का भेदभाव नहीं करती वो, है ना, कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है, उनको लगाना तो लगाना है। तो ये भी आपका क्या हो गया, सही। तो आंसर क्या बनेगा इसमें,
both. Clear? Next question. In recent years, which among the following is the source of demand in the economy in descending order? अब descending order क्या होता है आपका? Descending order जब आप increase करते हो, है ना, बढ़ते चलते हो, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि जो सोर्स ऑफ डिमांड है उनका, जो मेरे को सीक्वेंस पूछा है इसने, ठीक है, कि कौन सा सेक्टर जो है वो डिमांड ज्यादा कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से। तो सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ पे आ रही है हमारे पास? प्राइवेट कंजम्पशन में। हम लोग कितना सामान यूज करते हैं ना, कॉमन सेंस वाली बात है ये, ठीक है। और प्राइवेट कंजम्पशन में जैसे हम फूड, क्लोथ, इसेंशियल्स आइटम्स, है ना, हर दिन हम खाना खाते हैं, हर दिन हमें कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है ना। तो सोचो पूरे ऑल इंडिया में कितना ज्यादा हम कंज्यूम करते होंगे, है ना, तो कितनी डिमांड क्रिएट करते होंगे। तो देखो ना, इन दो ऑप्शंस में, अच्छा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा बताओगे पहले, है ना, सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम करता है, ठीक है, जो हाईएस्ट है। हाईएस्ट क्या है इसमें बताया? प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमेंट कंजम्पशन। ये दोनों तो स्टेटमेंट पहले से ही गलत हो गया ना, ठीक है। अब बची दो, इन दोनों को एलिमिनेट करना है हमने। अब देखो नेक्स्ट आपको, नेक्स्ट इसमें मैंने लिखा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल। जैसे जो आप मशीन वगैरह, मशीन में इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, है ना, वो दूसरे नंबर पे आता है। थर्ड पे आपका आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर, डिफेंस, एजुकेशन पे, है ना, वो थर्ड पे। और फोर्थ पे लास्ट में जाता है आपका नेट एक्सपोर्ट, है ना। तो अगर कायदे से इसका वो देखा जाए तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए या सी? ए या सी? सी होगा इसका आंसर। क्लियर? सी हो गया, इजी है, ठीक है। इन दोनों में से मैंने एलिमिनेट किया, और ऐसे करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे काम करती है ना, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको। जैसे अब देखो ना, फाइनेंस कमीशन के कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको करके जाना है ये चीज। What is the percentage weightage assigned to forest and ecology in devolution formula given by 15 Finance Commission of India for sharing of union tax revenue with the states? अब देखो, मैंने बताया ना, क्राइटेरिया होता है ना, जब एक होती है वर्टिकल डेवल्यूशन और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये चीज है, इनका जो क्राइटेरिया या कोटा है, जैसे उनके बेसिस पे इनको पॉइंट्स मिलते हैं, और उसी हिसाब से ये तय होता है कि किसको कितने पैसे जाने हैं। जैसे बिहार को कितने जाने हैं और तमिलनाडु को कितने जाने हैं, ठीक है। तो उसमें से मैंने ये लिखा है कि पॉपुलेशन के लिए 15% वेटेज है, एरिया के लिए 15%, अगेन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए 10%, है ना, इनकम इनकम गैप के लिए 45, और टैक्स एंड फीजल एफर्ट, पीछे क्वेश्चन आया था ना, फीजल एफर्ट, है ना, वो 2.5%। क्लियर? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए 12.5%। तो इसमें आंसर क्या बनेगा हमारा? 10%। गुड, इजी है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है अभी, मैं आपको अगर यहीं बताऊं, आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपको जैसे मनी एंड बैंकिंग में आता है ये, है ना, यहाँ पे मैंने मॉनेटरी पॉलिसी बताई थी ना आपको। जैसे बैंक क्या करता है, क्या खेल खेलता है आपके साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये देखो मॉनेटरी पॉलिसी, ये लिखा है ना मैंने, क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। तो ये वाले नोट से आया है ना ये क्वेश्चन, ठीक है, CAPF 2024। अब देखो, ध्यान से पढ़ो, CRR, SLR, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्या पूछा इसने? द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग बैंक रेट। अगर बैंक रेट बढ़ा दे तो क्या सप्लाई बढ़ जाएगी? हम्म, बताओ। नहीं बढ़ेगी, तो गलत है ये, है ना। बैंक रेट से तो ओपन मार्केट में यही होता है ना, ठीक है, या मॉनेटरी पॉलिसी में, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बताई थी मैंने आपको, है ना, 6 मेंबर कमेटी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये दो गलत हो गए। अब बचे मेरे पास दो दो ऑप्शंस, है ना।
और दूसरे वाला क्या है, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक। करेक्ट है ना? गुड, पढ़ाया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो ये सही है। थर्ड वाला, सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग सीआरआर। सीआरआर इंक्रीज करने से क्या होता है, मनी सप्लाई कम होती है ना, ठीक है, कम होती है ना मनी सप्लाई। तो ये भी सही है। तो क्या आंसर आया मेरा? बी। गुड, इजी था, है ना, नोट्स में से आया था। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक गुड एंड एक्सटर्नलिटीज। मैंने बताया था ना आपको, पढ़ाया था आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है ना, जैसे टोबैको से आपकी हेल्थ खराब होती है, ठीक है, तो वो चीज। तो और पब्लिक गुड के बारे में मैंने आपको हर टाइप का गुड पढ़ाया है ना, जैसे आपको मैंने गुड्स यहाँ पे नोट करवाए थे। कहाँ करवाया था मैंने ये, एनीवन, बजट में? अच्छा हाँ, माइक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ये मैंने यहाँ करवाया था, माइक्रो इकोनॉमी। सो चलिए, वहाँ गई। माइक्रो इकोनॉमी, हाँ ये चीज, यहाँ पे मैंने आपको गुड्स करवाए थे ना सारे, ये देखो, नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स, है ना, डीमेरिट्स, पब्लिक गुड। ये देखो, पब्लिक गुड में मैंने क्या लिखवाया है आपको, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरी, है ना, जैसे स्ट्रीट लाइट। देखो एग्जैक्ट वहां ऐसे क्वेश्चन बन गया, एग्जैक्ट वैसे ही छाप दिया यूपीएससी वालों ने क्वेश्चन, ये वाला। ये देखो, नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड। तो बताओ ये सही है या गलत? सही है ना। मार्केट कैन प्रोवाइड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। अब देखो, ऑप्टिमल मतलब आपका मैक्सिमम, है ना, लिमिट्स, ठीक है। तो ये गलत है या सही है? रॉन्ग है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी, अब एक्सटर्नलिटी एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, है ना, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि टोबैको और सिगरेट खुले में, है ना, बहुत ज्यादा मिलेंगे, है ना, तो उसको भी रेगुलेट करेगा ना, दैट्स द थिंग। तो ये गलत है, तो ऑप्शन आपका सही, फर्स्ट वाला, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट वर द मेन रिफॉर्म्स अंडरटेकन अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अर्ली 1990s। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और आया था हमारे नोट से। इसमें मैंने करवाया था ना, LPG, 5 ईयर प्लान में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, 1991 वाले उसमें, ठीक, याद आ रहा है आपको? तो उसमें क्या था, क्या चीज इंक्लूड नहीं थी, पॉवर्टी एलिवेशन तो नहीं था, वो भी नहीं थी, ट्रेड लिबरलाइजेशन ये था, और पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। ये स्टेटमेंट घुमा के दी है, मैंने बोला ना आपको, यूपीएससी वाले घुमा के देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन। अगर आप पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक PSUs बेच रहे हो, उनके शेयर बेच रहे हो, तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। तो अब करेक्ट आंसर कौन कौन से बन गए, 1 and 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अभी रिसेंट करवाया ना मैंने बजट में। क्लियर। तो क्या होता है, आप बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में क्या होता है आपका, एसेट कम होता है और लाइबिलिटी बढ़ जाती है ना। जब आप, मैंने बोला था, जब आप IMF से लोन लोगे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और जब आप डिस इन्वेस्टमेंट करोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। अगर मैं नोट्स में बताना हूँ आपको,
ये हमारे नोट से आया है क्वेश्चन, जो मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था। ये देखो, कैपिटल रिसीट लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। एसेट डाउन हो जाएंगे आपके और लायबिलिटी अप। और उसके एग्जांपल क्या दिए थे मैंने, ये देखो, ये वाला डेट वाला, ये डिसइन्वेस्टमेंट लिखा है ना यहाँ पे, क्लियर। सो दैट्स द थिंग। तो ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट और नेट मार्केट बोरोइंग, है ना, जो हम डेट उठाते हैं, जो डेट पड़ा था। स्मॉल सेविंग इज अ करेक्ट ऑप्शन। स्मॉल सेविंग जैसे आपका मैंने बताया था ना, जैसे आपका जो भी हम सेविंग करते हैं एनडीटीएल, वो पब्लिक अकाउंट में जाते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ना, तो गवर्नमेंट इसको जब चाहे यूज कर सकती है, ठीक है। तो वो भी गवर्नमेंट की क्या बन गई, लायबिलिटी, है ना। जब आप एनडीटीएल बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो लायबिलिटी बढ़ जाती है ना आपकी गवर्नमेंट की, पैसा गवर्नमेंट को देना भी है वापस वो, समेत इंटरेस्ट के, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। तो 1, 3 एंड 4 अब देखो कहाँ पे है, डी ऑप्शन, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीट तो होगी नहीं, क्योंकि ये रेवेन्यू वाले पार्ट में आती है, कैपिटल वाले में नहीं। तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, देखो ना कितना इजी है। ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई, बचा ये और ये, इनमें से इजी था, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। और मैंने नोट्स में बताया था, आज ही ये लेक्चर किया मैंने, है ना, कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। सो रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज अ कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। किन दो चीजों को कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड कर देता है, फूड एंड फ्यूल, ठीक है। कोर में क्या आता है, मैंने बोला ना, कुछ ऐसी चीजें जो वोलेटाइल नहीं होती हैं। ये वाली कौन सी हैं, वोलेटाइल, जिनका प्राइस जल्दी चेंज या घट जाता है, ठीक है। सॉरी, ये वाली मिस्टेक, दिस वन, ऊपर वाली। आप देखते होने कि फूड के प्राइसेस कम या ज्यादा होते रहे, काफी फ्लक्चुएट करता है ये ना, ठीक है। फ्यूल और फ्यूल डेली, जैसे पेट्रोल का प्राइस कितना ऊपर नीचे, है ना, दैट्स द थिंग। और ये स्टेबल रहते हैं, ये स्टेबल वाले प्राइसेस हैं। तो पूछा क्या है, रिटेल कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होगी, जो स्टेबल होती है, ठीक है, ठीक है, जिसके प्राइसेस स्टेबल होते हैं। ओके, तो इसमें से क्या आंसर बनेगा आपका, 1 and 2। रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड, एक्सक्लूड किया ना, एक्सक्लूड किन दोनों को किया, फर्स्ट 2 को, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110, ये है आपका सीएपीएफ का क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन असेंडिंग मैनर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू वाला पार्ट है गवर्नमेंट का, उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस वाले सेक्टर से आता है, किस वाले टैक्स से आता है ना। तो सबसे ज्यादा जीएसटी से, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, है ना, उसके बाद इनकम टैक्स, ठीक है। हाँ, कस्टम, उसके बाद यूनियन एक्साइज, लास्ट में आता है आपका सर्विस टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, अब देखो ना, यूनियन एक्साइज ड्यूटी असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है ना, असेंडिंग मतलब बढ़ना। तो अब यहाँ से नहीं, हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो सबसे ज्यादा कहाँ, किसका बताया मैंने, जीएसटी का। तो जीएसटी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जीएसटी नहीं है तो इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पे जीएसटी है तो इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। ये भी दो हमने एलिमिनेट कर ली, अब 2 बची हमारे पास। उसमें से क्या बताया उन्होंने, ये दोनों का सेम है, ठीक है। और लास्ट में है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और इसमें है कस्टम। तो ऑप्शन क्या है इसमें, सही ए है ना, गुड, इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है, अगेन आई रिपीट, यहाँ पे नोट या उस पर जरूर फोकस किया करो, ठीक है। सो
एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये तो था, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप वैसे भी कॉमन सेंस लगवा सकते हो, ठीक है, ये भी था। इमर्जिंग एरिया स्ट्रीमलाइनिंग, SCOMET, SCOMET का मैंने यहाँ लिखा है स्पेशल केमिकल गुड्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं इमर्जिंग एरियाज पे, है ना, ये तो होगा ही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, कितना इजी बना रहे हैं हमारा बिजनेस को, जैसे स्टार्टअप के लिए अच्छा हम वो कर रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। बट क्या चीज इसमें नहीं कर रहे हम, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला कॉन्सेप्ट, कि किसको प्रायोरिटाइज करेंगे हम, हमेशा सबको इक्वल मानते हैं, है ना, दैट्स द थिंग। तो इसमें इंक्लूड नहीं थी, तो करेक्ट है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, कौन सा बनेगा? हाँ जी, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ TIWB, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो इसमें से होंगी आपकी UNDP, देखो ना, UNDP टू हेल्प द कंट्रीज टू इम्प्रूव टैक्स सिस्टम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कंट्रीज की मदद करता है ना, कि आप टैक्सेशन को बेटर कैसे बना सकते हो, टैक्सेशन सिस्टम को, है ना। तो ये वाला हम कंसीडर कर लेंगे, और OECD, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स ऑडिटिंग के लिए हमें हेल्प करता है, जैसे मिडिल इनकम या लोअर इनकम वाली कंट्रीज को, ताकि उनका इकोनॉमी बेटर हो सके। क्लियर? तो UNDP और OECD है ना, तो इसमें देखो है, सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया FY फाइनेंशियल ईयर 2024। सो इसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें था, इसमें दूसरा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, बिकॉज उसमें बोला है शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज ए मशीनरी इक्विपमेंट एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स डिक्रीज सब्सटेंशियली, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीज, ये सब्सटेंशियल, ये आपका स्टेबल था 2024 में, अगर बजट पढ़ा हो किसी ने, ठीक है। सो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following established the first global capability center। ये कैपेबिलिटी सेंटर वो होते हैं जहां आपका जैसे फेयर्स नहीं लगते, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है ना, ठीक है, वहां पे जैसे एक्सपो नहीं होता, डिफेंस एक्सपो जैसे होता है ना, डिफेंस में सारे हथियार जो किए जाते हैं ना, शो किए जाते हैं, दैट्स द थिंग। तो ये था आपका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, बेंगलुरु में था ये वाला फेयर, ठीक। ये हमारा फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर था इन इंडिया, ठीक है, स्टैब्लिश किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नोट पे आपने जरूर फोकस करना ना जब भी स्टेटमेंट पढ़नी है, कई बार कंफ्यूजन में जल्दी जल्दी में नोट मिस कर जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो क्या होगा इसमें, बताओ भाई। ग्लोबल वैल्यू चेन, GVC, इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग, करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन, डेटाबेस ऑन GVC रिलेटेड ट्रेड, ये भी सही है। CAD करंट अकाउंट डेफिसिट, और यहाँ पे लिखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा बताओ मुझे, CAD करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, वो तो आपका जो सामान जो जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ये उसकी बात कर रहा है। क्लियर? और यहाँ पे FDI क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये तो आपस में कोई लिंक की ताल में नहीं बैठ रहा है ना, एक जगह हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट की। क्लियर? तो इट्स अ रॉन्ग। सो इसमें देखो, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा कौन? 1 और 2। इजी है ना, अगर ये दो ऑप्शन नहीं भी पता आपको, तो एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो बढ़िया है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको वो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, नॉट करेक्टली मैच्ड, हाँ तो
ये चीज है ना, हाँ सी, ओके ओके, मैंने मिस कर दिया देखो, जल्दी में मैंने मिस कर दिया इसको। सो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, गुड है ना, थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका, हाउ कैन करेंसी डेप्रिशिएशन स्टिमुलेट एन इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट। ये डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी हमारे नोट से था। सो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो, हाउ कैन करेंसी डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन क्या होती है, जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएशन घट जाती है। जैसे इंडियन रुपीज जैसे बोलता है ना गिर गया, डॉलर मजबूत हो गया, है ना, तो हमारी कंट्री, हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट, उसकी वैल्यू घट गई, क्लियर है, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन, ठीक है। सो हाउ कैन डेप्रिशिएशन स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट। अब देखो ना, अगर मेरी करेंसी की अगर वैल्यू घट जाए, ठीक है, तो मैं अगर, उसमें क्या होगा, मेरे मेरे को क्या चीज होगी, सो उसमें क्या होगा आपका, एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे तो उसमें हमें फायदा नहीं रहेगा। जैसे पहले हमें यूएस से जो है वो 1 किलो चाय पे, 1 केजी अगर मैंने चाय मेरे से खरीद रहा है वो, तो पहले मुझे जैसे $1 के बदले 70 रुपये थे, है ना मेरे पास, ये मेरी वैल्यू थी करेंसी की। अब क्या हो गया, $1 के बदले 80 रुपीज मिल रहे हैं मेरे को, ये वैल्यू होगी, क्योंकि मेरा सिक्का जो है गिर गया, कॉइन, रुपीज, इंडियन रुपी, है ना। तो अब मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 80 रुपीज। जब मैं किसी चीज को इम्पोर्ट करूंगा तो करेंसी ज्यादा आएगी। तो वो चीज बता रहा है, ये उस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, हाउ कैन करेंसी डेप्रिशिएशन स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट बाय रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट कॉस्ट, या क्या होगा ये वाला, ताकि कंपटीशन बना रहे, है ना। सो वन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट प्राइसेस, नहीं, ये भी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन फ्लेक्सी वर्कर्स इन इंडिया। फ्लेक्सी वर्कर, अगर मैं वैसे अगर इसका सेंस बनाऊं तो ऐसे रख लो कि फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें होती है, वो वाले वर्कर्स कभी काम करते कभी नहीं करते, है ना, ऑल ओवर द ईयर इनको काम नहीं मिलता, लाइक अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। सो इसमें हम, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज वर्किंग इन अर्बन एरियाज, उनको बोलते हैं फ्लेक्सी वर्कर्स। इनफॉर्मल सेक्टर वाले जैसे गिग वर्कर हो गए, है ना, यहाँ काम छोड़ा तो वहां पकड़ लिया, जो अर्बन एरिया में काम करते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, कोर इन्फ्लेशन, ये दोबारा से फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी मैं पढ़ा के हटा आपको कि कोर इन्फ्लेशन में, जस्ट पढ़ाया था ना मैंने अभी आपको, कोर इन्फ्लेशन जैसे हेडलाइन इन्फ्लेशन सुना था ना अपने लेक्चर में। सो सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस ऑल नॉन फूड आइटम्स, ये गलत है, ठीक है। डब्ल्यूपीआई माइनस ऑल फूड नॉन फूड आइटम्स, ये भी गलत है, ठीक है। सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी आइटम, एनर्जी भी थी ना उसमें, क्लियर था। सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, गुड। नेक्स्ट, which of the following constitution amendment act introduced GST, goods and services tax in course of interstate trade and commerce। ये भी मैंने पढ़ाया, कौन सा था, 101, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको 279 आर्टिकल ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जीएसटी वाला, क्लियर। उससे जीएसटी काउंसिल बनी थी, पढ़ाया था ना मैंने पिछले वाले लेक्चर में। सो ये भी हमारे नोट्स में से आया है क्वेश्चन। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, 101। नेक्स्ट आपका, when did union government establish a separate ministry of cooperation with the vision of सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि किसके बारे में बात कर रहा है ये, कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या है ना, कोऑपरेटिव जो आपकी सोसाइटीज हैं उसके बारे में बात की जा रही है। सो ये कब हुआ था, 2021 में, क्लियर। नेक्स्ट आपका, ये रिसेंट यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन आया है,
ठीक, ये भी हमारे नोट्स में से था। तो मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझाऊंगा, उसमें आएगा ये टॉपिक, ठीक है। सो ये था अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। एक तो होते हैं आप जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आप बॉन्ड ले लिया, शेयर ले लिया, ये नॉर्मल है। अल्टरनेटिव में ये आता है जब इसकी जब आप हेजिंग करते हो ना, इसको भी इस बॉन्ड की जब इंश्योरेंस कराते हो उसमें इन्वेस्ट करते हो ना, ठीक है। जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो और उसकी भी ऊपर से उसके ऊपर से भी उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो उस चीज की, कि कल क्लेम को कोई नुकसान हो जाए तो, है ना, उससे बचा जा सके अगर मार्केट डाउन हो गई, ठीक है। उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो उसमें क्या आएगा, अब हेज फंड, है ना। और और क्या आएगा, वेंचर कैपिटल। बॉन्ड और स्टॉक तो सेम ही है, वो तो नॉर्मल कन्वेंशनल आपका इन्वेस्टमेंट है, मैंने बताया आपको, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको, आरबीआई का बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचते थे, पढ़ाया था ना मैंने आपको, बोलो। ओके, देन बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, इससे भी पैसा जनरेट होता है। जैसे आज ये डॉलर इकट्ठे कर लेंगे स्टॉक में, है ना, और जब डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा तो बेच देंगे, तो उससे क्या होगा, हमें जो मार्जिन है ना, प्रॉफिट कमाया हमने, तो वो भी था। पेंशन फंड मैनेजमेंट ये नहीं होता इसमें, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, सॉरी अकाउंट ऑफ इंडिया 267 पढ़ाया था ना मैंने, उसमें जाता है। नेक्स्ट, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, ये भी नहीं है ऑप्शन। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट्स, इससे आता है ना पैसा, ठीक है। सो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो क्या आंसर बना मेरा, फर्स्ट सही है, सेकंड भी गुड, करेक्ट है, थर्ड भी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया mandates all listed companies in India to submit business responsibility and sustainability report BRSR, ठीक है। तो ये सेबी देखता है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ठीक है। जो भी बिजनेस रिलेटेड जो भी आपका वो चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, नॉन फाइनेंशियल, सही है कि गलत है, सही है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल में आपका आ गया एनवायरमेंट, सोशल, ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबिलिटी ऑपरेशंस, है ना। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन। अब स्टेटमेंट वाइज ये आपका स्टेटमेंट वन है, इन इंडिया इनकम्स फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, wool rearing in rural areas is exempted from any tax. So जो अलाइड सेक्टर है आपका, अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 देखूं, तो आपका जो अलाइड सेक्टर है उसमें से टैक्स कटौती होती है, ठीक है, टैक्स काटती है गवर्नमेंट, जो भी आपका गेन होता है, ठीक है। बट आपका अगर प्योर एग्रीकल्चर है, अगर आप गेहूं, ठीक है, राइस, ऐसे चावल, जो नॉर्मल जो प्योर कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है, अगर उस पर वो चीज कर रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता, क्लियर। तो ये ऑप्शन सही है कि गलत है, इसमें लिखा है इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलिड एग्रीकल्चर, ठीक है, पोल्ट्री एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, ये गलत है आपका स्टेटमेंट, एग्जेम्प्टेड नहीं है, टैक्स मिलता है, लेता है इस पे। सेकंड आपका, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, यस इट इज अ करेक्ट। अर्बन जो लैंड होती है उसको कैपिटल एसेट माना जाता है, बट रूरल में जो रूरल लैंड होती है उसको एसेट नहीं मानते, क्योंकि कैपिटल जो अर्बन में जो लैंड होती है उस पर आप बिजनेस कर सकते हो, आप शॉप, बड़े बड़े मॉल खोल सकते हो, ठीक है। बट रूरल में कहाँ खोलोगे आप, नहीं खोल सकते, वहां तो खेती होगी ना। सो दैट्स द
कोर प्रिंसिपल बिहाइंड दैट, तो जब भी गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के उसमें आता है ये, तो अर्बन टैक्सेशन, अर्बन लैंड पे टैक्सेशन होती है, ठीक है। सो उसको कैपिटल एसेट माना जाता है। यस, नॉट कंसीडर एज कैपिटल एसेट, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। सो आपका इसका आंसर क्या बनेगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है, और सेकंड इज अ करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अब देखो, स्टेटमेंट एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk than stock holder। अच्छा, इसका मैं अगर मैंने वैसे आत्मा समझानी हो, कभी भी आप बॉन्ड खरीदोगे, ठीक है, बॉन्ड मतलब आपने लोन दिया, क्लियर, तो किसी कंपनी को लोन दिया, और शेयर मतलब आपने उसका, आप आपने उसका शेयर खरीदा 10% है ना, तो आप भी बराबरी के 10% हिस्से के मालिक हैं उस चीज के, ठीक है। अब जब भी बैंकरप्सी होगी, जब भी ये कंपनी फेल करेगी, है ना, तो जो बैंक है वो पैसा वसूली करेंगे, है ना, या फिर जो इससे जो बैंक है, जो जब इसका आपका कंपनी फेल हो जाएगी, और जब इस, ठीक है, कंपनी फेल करेगी, उसके कैपिटल एसेट है, जब उसको बेचना शुरू किया जाएगा, और जो भी हमारे पास टोटल हम पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, तो सबसे पहले किसको पैसा तो मिलेगा? लोन वाले को या शेयर वाले को? लोन वाले को, है ना, क्लियर, उसने तो लोन दिया है, वो उसका मालिक थोड़ा है। शेयर में तो हम मालिक है ना, अगर लॉस हुआ तो हमें भी लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हो तो हमें प्रॉफिट हुआ, क्लियर, तो हमें बिल्कुल लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने देखा जाए तो तीनों ही सही है। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स, करेक्ट। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर, ये भी मैंने समझा दिया आपको। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, आपका सीएससी में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका, इंडियन अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्टेड ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। India's stock market has grown rapidly in recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. Yes, एक टाइम पे था ऐसे, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर एलिमिनेट करना हो ना मेरे को टेक्निक, अब बताओ, मैं आपको ये चीजें दो नहीं आती है, ऊपर ऊपर वाले ऑप्शन नहीं पता है, ठीक है। अब थर्ड वाले में ध्यान से देखना है, ये वाला, there is a no regulatory body either to warn the small investors about risk of options trading or to act on unregistered financial advisors in this regard। अब आपने देखा होगा, जब भी कोई आपको शेयर लगाने के लिए या फिर बॉन्ड खरीदने के लिए आपको एड्स आती है टीवी में, देखिए ना आपने टीवी में एड, बाद में एक एडवाइजरी जारी होती है ना, कि ये दस्तावेज बाजार अधिनियम, है ना, ये वाला वो वर्डिंग बोलता है हिंदी में, ठीक है, तो वो क्या चीज है? वो एक रेगुलेट कर रहा है ना। तो इसमें बताया कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, बट वहां टीवी में तो एड्स आ रही हैं, है ना, आपको सतर्क किया जाता है कि छोटे छोटे जो रिटेलर आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको उनका जो हक है वो बचाए जाएं, ठीक है। तो ये सही है कि गलत है? ये गलत है। अब थर्ड वाला गलत हो गया, तो ये देखो, इसमें तीनों में थर्ड है, तो ये गए तीनों के तीनों, बचा क्या? ए, ठीक है। अगर आपको दो नहीं भी आते तो ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे यूज होती है, ठीक है, आपको बस कॉमन सेंस लगानी होती है, क्लियर। नेक्स्ट आपका, कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लायबिलिटी और काउज अ रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो मैंने पढ़ाया ही आपको, ये तो नोट्स मैंने बताया दिया ना। तो क्या होगा, सही है कि गलत? सही है। बोरोइंग्स एंड दिस इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स, मैंने बताया ना आपको, जो आप आईएमएफ से लोन लोगे, है ना, या आप डिस इन्वेस्टमेंट करोगे, प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिसीट में, करेक्ट। इंटरेस्ट रिसीट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सो दैट्स द गलत, ये गलत है, ठीक है, लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, आपका ये रेवेन्यू रिसीट में जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट आपका,
सर्कुलर इकोनॉमी की बात की है इसने, स्टेटमेंट 1 में पढ़ो, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, अगर मैं इसको बेसिक बताना हो, सर्कुलर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो 3 R's का यूज करती है, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस, है ना। जैसे कोई इकोनॉमी, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कुरकुरे का पैकेट, तो उसमें जो आप जैसे, या फिर कोक बन रहा है ना, कोक की जो प्लास्टिक की बोतल है वो दोबारा से रिसाइकिल की जाएगी, ठीक है, रिसाइकिल के बाद दोबारा से रीयूज की जाएगी, और ऐसे करते करते एक दिन हम उस चीज को रिड्यूस कर देंगे, किसको, कार्बन एमिशन को, ठीक है। तो है ना ये क्वेश्चन, सर्कुलर इकोनॉमी समझ आ गई, ठीक। तो ये सही बात कर रहे हैं। सेकंड, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। अब जैसे आप एक चीज को बार बार रीयूज करोगे तो आपको नई चीज, नया रॉ मटेरियल बताने की जरूरत नहीं है ना, उसी को रिसाइकिल करते जाओ करते जाओ, ये भी सही है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक, ये भी सही है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया। इसका करेक्ट आंसर है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना। ये करता है आपका एड्रेस क्लाइमेट चेंज, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका, ये तो मैंने करवाया आपको, बस आपने इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालनी थी, क्लियर। ये यूपीएससी सीएससी, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, सॉरी इसी ईयर का 25 का। सो इसमें अगर आप इन फॉर्मूलाज को लगाओगे तो आप को ये ऑप्शन सही लगेंगे, ठीक है, और ये ऑप्शन सही है, और थर्ड वाला आपका इनकरेक्ट है, सॉरी थर्ड वाला भी सही है आपका, ठीक है। सो 1 2 3 ऑल करेक्ट, ठीक है। ये वाले इसमें वैल्यू भरनी है आपने, क्लियर। नेक्स्ट आपका, ये फिर से फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आ गया, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। सो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, 45% नहीं था भाई, 41% था। 15 फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हम स्टेट के साथ, जो भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू कमाएगी उसको स्टेट के साथ शेयर करेगी, ठीक है। कितना हिस्सा करेगी, 41%, ठीक। तो ये गलत है, थर्ड को छोड़ दो। फोर्थ देखो आप, इट री इंट्रोड्यूसेस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस, यस, ठीक है, ये सही था, बताया था ना फिजिकल एफर्ट, ठीक है, वो चीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें अगर सारे एलिमिनेट की जाएं तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 3 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका आईबीआरडी के बारे में बात कर रहा है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आईबीआरडी। सो बोला है, इट प्रोवाइड लोन गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्रीज, यस, आईबीआरडी करता है ये, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं ना, उसमें से एक है ये। अच्छा, इसमें से एक गौर करने वाली बात है, ये सिंगल हैंडेडली हेल्प करता है पुअर कंट्री की, नहीं भाई, वर्ल्ड बैंक क्या करता है फिर, वर्ल्ड बैंक भी तो करता है ना काम, फिर आईएमएफ भी करता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनजीओ या वो चीजें हैं। तो ये सिर्फ अकेला नहीं देखता गरीबों को, जो लाइक उनका, है ना, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी में, ठीक है। अच्छा, इट एस्टेब्लिश टू रीबिल्ड, इट वाज एस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 3, यस, ये 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, है ना, इसलिए हुआ था ताकि जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितनी भी जो आपका नुकसान हुआ था उसको रीबिल्ड करने के लिए, है ना, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आपका, ये 5 ईयर प्लान पढ़ाए थे मैंने, है ना, उसमें से क्वेश्चन आया आया ना। सो इसमें अगर आपको नहीं भी आता तो कुछ चीजें आपको मैंने बड़े जोर देके पढ़ाई थी, जैसे 5th ईयर प्लान में आप, मैंने बोला था कि इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला, गरीबी हटाओ, ये नारा दिया था ना, ठीक है। उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान, उसमें क्या था,
टुवर्ड्स फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये ऑब्जेक्टिव था, है ना। और 9th 5 ईयर प्लान क्या था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। मैंने बोला था ना, ये चीजें याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो क्या ऑप्शन बनेगा इसमें सही, बताओ कोई। ए का सेकंड, अब ये दो होगी, ये एलिमिनेट कर दिया हमने। अब देखो डी भी सेम ही है, बी वाला देखते हैं हम। बी में क्या है और सी में 9th 5 ईयर प्लान 4 पे जा रहा है, सी में 4 पे, तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो 90% हमारा जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे नोट से आए हैं, ना। मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, ठीक है, क्लियर। जैसे आपका बजट वाला पोर्शन, कैपिटल रिसीट, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, इट्स ओवर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।